हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग ये भी सीखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है वो कैसे कैलकुलेट करें, और साथ ही हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो कैसे करें। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सेलरेशन से। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो उसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये होता है रेशियो। किस किस का रेशियो, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी और उस वेलोसिटी को चेंज होने में जो टोटल टाइम लगा है, उन दोनों क्वांटिटीज के रेशियो के बराबर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्हीकल है हमारा जो कि इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड पे था। ठीक है, 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है 90 मीटर पर सेकंड, 90 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। तो कितना हुआ, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, v माइनस यू, मतलब 90 माइनस 10, मतलब 80 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। ठीक है, अब टोटल टाइम टेकन भी हमको देखना है क्योंकि डेफिनेशन में है। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, 0 से 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 4 सेकेंड। तो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, रेशियो होता है किसका किसका, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन का। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, पहले फॉर्मूला में लिख देते हैं v माइनस यू बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये कितना हुआ 80 बाई 4, कितना मिला 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के अमाउंट से चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही। ठीक है, यहीं पे दूसरा सिचुएशन ये हो सकता था कि कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती, मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी घटती है। उस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या होगी देखते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में वैल्यू बदल लेते हैं। मान लेते हैं इनिशियली कोई कार ड्राइव हो रही थी, वो 80 मीटर पर सेकंड पे थी। अचानक सामने कोई दिखाई दिया, है ना, हमने ब्रेक लगाया और गाड़ी की रफ्तार हमने घटा ली, 20 पे कर ली। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में हमको मान लेते हैं टाइम लगा 3 सेकेंड्स का। ठीक, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी में क्या अंतर आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा v माइनस यू से 20 माइनस 80, मतलब माइनस 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन कितना है 3, तो ये हो जाएगा माइनस 60 बाई 3, मतलब माइनस 20। मतलब कार की वेलोसिटी हर सेकंड कितने अमाउंट से कम हो रही है, 20 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है। तो इस कम होने को जो दिखा रहा है वो ये माइनस साइन दिखा रहा है। ये माइनस साइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि कार की वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो जो एक्सेलरेशन हमको इस केस में माइनस वैल्यू के साथ आया, इसको हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक, और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि टाइम भले ही कितना हो जाए, मान लेते हैं 0 से 10 सेकेंड हो जाए, कार की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तो इन दिस केस चेंज इन वेलोसिटी हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 80 माइनस 80 कितना होगा, 0। टाइम भले ही कुछ भी लगे, है ना, तो उस केस में 0 बाई टाइम हमको आंसर क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। मतलब जिस समय कार की वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, है ना, उस समय जो एक्सेलरेशन होगा उस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो कितना कंसीडर होगा, 0। तो ये सिचुएशन होता है यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें कोई व्हीकल, कोई ऑब्जेक्ट
हर सेकेंड इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब इस वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर प्रेजेंट हो, किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए, बोर्ड अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी में कितना प्रोड्यूस होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो इसके लिए हमको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या? पहला, हमको इस्तेमाल करना है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या था, F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ F, जिसके कारण इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a अमाउंट का। तो ये तीनों का आपस में रिलेशन क्या होता है? ये होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले से अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या होगा? फोर्स बाय मास। तो हमको यहीं पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये F क्या है? ये इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है। ठीक है, ये M क्या है? उसी ऑब्जेक्ट का मास है। इस पर विशेष ध्यान देना है कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसी ऑब्जेक्ट का मास यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसी में गलती करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, स्पेशली वो बच्चे जो अभी 9th में। ठीक, तो मास कौन सी बॉडी का कंसीडर होगा? जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब जिस बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है उसी के मास से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखनी है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को हम Fg से इंडिकेट कर देते हैं। दिस F इज फॉर फोर्स एंड दिस G इज फॉर ग्रेविटेशनल। ठीक, तो ये क्या होता है? G m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे अब ध्यान क्या देना है? R क्या है? R है इन दोनों मास के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, सरफेस टू सरफेस नहीं, दोनों मास के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ये R। m1 क्या है? एक बॉडी का मास। m2 क्या है? दूसरे बॉडी का मास। कैपिटल G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, इतनी। ठीक, अब इन दोनों डेटा के अकॉर्डिंग, इन दोनों डेटा की हेल्प से अब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके कारण उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हो गया एक मास m1, दूसरा मास m2। ठीक है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, अब हम सबसे पहले मानते हैं कि हम m2 में प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो m2 पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो गया Fg, है ना। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम लिख दे रहे हैं a2 से, है ना। a2 इसलिए क्योंकि ये सेकंड मास है नेमिंग के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये a2 की वैल्यू कितनी होगी? a2 की वैल्यू क्या होगी? अभी बात किया हमने कि मास पे लगने वाला, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जो यहाँ है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बाय m2, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी? G m1 m2 बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2। तो कुछ कट रहा है, m2 से m2 कट गया, क्या बचा? G m1 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हम m2 मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में
इसके मास का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं है, है ना। यहाँ पे किसका मास है, m1 का मास है, ठीक है। मतलब इसके एक्सप्रेशन में इसका मास अपीयर नहीं हो रहा है, वो डिवाइड होके कट के अलग खत्म हो गया काम। अब अगर हमको, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो m2 भी m1 पे फोर्स लगा रहा होगा उतना ही, इक्वल अमाउंट का, बट अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स के कारण m1 में भी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होगा, है ना। तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, अगेन सेम कंसेप्ट, क्या चीज, फोर्स बाय मास। मास किसका, जिसका एक्सेलरेशन निकालना है या जिस पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ m1 की बात हो रही है, तो अब हम m1 से डिवाइड कर देंगे। तो अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी, इतनी, बाय m1, क्या कटेगा, m1 कट जाएगा। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब हम m1 का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो उसके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में m1 का मास गायब हो गया, m2 का मास, ठीक। तो ये बात भी ध्यान रखनी है पढ़ते समय, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग इंटर करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अब हम इस बोर्ड को क्लियर कर लें। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप के कैलकुलेशंस हम वहाँ कर सकें। चलिए, तो अब थर्ड पार्ट में हम इंटर कर रहे हैं। इसको शुरू होने से पहले हम एक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 10 करोड़ रुपए, ठीक है, और इसमें अगर 2 रुपए ऐड भी कर दिए गए, तब हम क्या जवाब देंगे किसी को कि मेरे पास कितने पैसे हैं, हम 10 करोड़ की ही बात करेंगे, 10 करोड़ 2 रुपया नहीं बोलते, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई बंदा है जो मिलने के लिए आया है दिल्ली से, मान लेते हैं पटना आया, है ना, मान लेते हैं 1000 किलोमीटर की दूरी तय की उसने, ठीक। अब पटना में 2 लोकेशंस हैं 200 मीटर के डिफरेंस में, ठीक है। इस बंदे को पता था कि हमको सबसे पहले ए लोकेशन पे आना है, ठीक। उसने 1000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की और ए लोकेशन पे आ गया। लेकिन जब उसने लोकेशन पे पहुंच के फ़ोन किया तो फिर उसको पता चला कि नहीं बी लोकेशन पे जाना है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, 1000 किलोमीटर प्लस 200 मीटर। तो इस 200 मीटर को ट्रैवल करने में उसको दिक्कत नहीं होगी, है ना। उससे कोई भी अगर पूछेगा कि तुमने कितनी दूरी तय की, तब भी वो यही जवाब देगा कि हमने 1000 किलोमीटर की दूरी तय की, 200 किलोमीटर को अवॉइड कर देगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर के सामने 200 किलोमीटर का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर उसी बंदे को कहे कि भैया हम तो दरभंगा आ गए अब, है ना, मान लेते हैं दरभंगा की दूरी अब 200 मीटर नहीं है, 200 किलोमीटर हो गई पटना से, तो उस केस में उसको दिक्कत होगी, बिकॉज 1000 किलोमीटर के अगेंस्ट में 200 किलोमीटर्स की दूरी सिग्निफिकेंस रखती है, ठीक। तो इस डिस्कशन का मेन मोटिव ये था कि हमको यहाँ पे इस कैलकुलेशन में हमको ज़रूरत पड़ेगी कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना कंसीडर करना है ना। तो पहले वो देख लेते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या बात करते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच की दूरी होगी कितनी, 8, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अर्थ के सेंटर से सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए हमको क्या करना होगा, उसके रेडियस के बराबर का डिस्टेंस कंसीडर करना होगा। फिर यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो मान लेते हैं कि h हाइट ऊपर बढ़े हम, है ना,
तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा बिटवीन सेंटर ऑफ दिस बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ वो कितने के बराबर होगा? r प्लस h के बराबर होगा। यही स्मॉल r की वैल्यू है यहाँ पे। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ बॉडी और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की जो दूरी है r, वो कितनी वैल्यू के बराबर है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट एबव अर्थ सरफेस के बराबर है। ठीक, अब यही दो कंडीशन लेते हैं, 200 किलोमीटर वाली और 200 मीटर वाली। अगर ये h की वैल्यू 200 किलोमीटर के हिसाब से है, मतलब बड़ी वैल्यू है, तब तो हम r की वैल्यू r प्लस h ही लेंगे। लेकिन अगर उस h की वैल्यू ये 200 मीटर वाले सिचुएशन जैसी है, मतलब बहुत कम है, 100-200 मीटर है ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर के अगेंस्ट में 100-150 मीटर की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं, इनसिग्निफिकेंस है वो, इनसिग्निफिकेंट है वो। तो उस केस में कब? जब h की वैल्यू बहुत छोटी हो रेडियस ऑफ अर्थ से, उस केस में जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी कंसीडर करेंगे? इक्विवेलेंटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए। डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर है? अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9179979001, इस पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है ग्रेविटेशन का, तो वो तो हो गया Fg। Fg की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर यहीं पे एलोबरेट करना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी r प्लस h का स्क्वायर, ये वाला चीज है ना। अब है कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन कितना इंड्यूस होगा, कितना पैदा होगा, तो वो कितना होगा? फोर्स बाय उसका अपना मास, उसका अपना मास तो स्मॉल m है, तो ये कितना हो गया? जी m स्मॉल m बाय r स्क्वायर बाय स्मॉल m। क्या कटेगा? स्मॉल m से स्मॉल m कटेगा, क्या बचा? जी m बाई r स्क्वायर बचा। तो अब हम ये वाली सिचुएशन में आते हैं। ये क्या है सिचुएशन? नियर अर्थ सरफेस। नियर अर्थ सरफेस मतलब h इज वेरी मच स्मॉलर देन r। तो उस केस में क्या होगा? r की वैल्यू हम कितनी लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर लेंगे। तो उस केस में a की वैल्यू क्या बदल जाएगी? जी m बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात? और जब हम g की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको ये अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इसी को हम कहते हैं g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ के नियर में, अर्थ सरफेस के नियर में कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा से ड्रॉप कर रहा है नीचे, जो फ्री फॉलिंग में है ना, उन सभी ऑब्जेक्ट पे चाहे उनका कोई भी मास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, उन सभी का एक्सेलरेशन कितना होगा? g के बराबर होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसी वैल्यू को हम नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैसा एक्सेलरेशन है? ये नियर अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन है। कौन से फोर्स के कारण? तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है इन ऑब्जेक्ट पे? तो अर्थ लगा रहा है। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ये 9th वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, 11th वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, एंड इन एनी केस ऑफ डाउट एनीवन कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप थ्रू दिस नंबर। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय बाय।